चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल पे। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है, वीडियो बेसिकली वन शॉट वीडियो होने वाली है, जहां पर मैं आपको जो हमारे हिस्ट्री के स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है, इनके जो पीवाईक्यूज यानी जो भी पिछले बोर्ड एग्जामिनेशन में 2019 से लेकर अब तक 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो चैप्टर वाइज में आपको यहाँ पे सेग्रीगेट करके क्या देने वाला हूं, उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पे दूंगा। ठीक है, तो अब दूसरी चीज ये है कि अब आपको ये चीज तो करनी, साथ ही साथ इसके अलावा क्या करना, अगर इनमें से कोई चीजें हैं जो आपको टेक्स्ट बुक जो है, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे के जो आंसर्स होते हैं वो आपको फॉलो करने। अगर आपने इतनी चीजें कर ली तो आपका जो हिस्ट्री का एग्जामिनेशन होगा क्लियर आउट हो जाएगा। दूसरी चीज, अब ये जो नोट्स है जो मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये कहाँ पे मिलेंगे? ये आपको हमारा जो ऐप है प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल, उस एप्लीकेशन पे आपको देखने मिल जाएगा। वहां से जाके आप क्या कर सकते हो, चीजों को चेकआउट कर सकते हो और अपनी पढ़ाई जो है कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो टाइम ना बर्बाद करते हुए, चीजों को ना खराब करते हुए, चीजों की शुरुआत करते हो, समझने की कोशिश करते हैं भैया क्या आपके हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। ठीक है, सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट विद द सेक्शन। ठीक है, सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा, सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है, वो है आपका हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। अब यहां पे क्या बोला गया है, पहला बोला चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द सेंटेंस। अब ये जो क्वेश्चन है मार्च 2020 में भी पूछा गया था और दिसंबर 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या बोला गया है, इट मे बी सेड दैट डैश वाज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी। अब हम सभी से जानते हैं कि हमने पढ़ा हुआ है कि वोल्टेयर को क्या कहा जाता है, फाउंडर कहा जाता है मॉडर्न हिस्टोग्राफी का। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू डैश ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। ये किसने कहा था? ये भैया किसी और ने नहीं कहा था, हमारे एक में वो, ठीक है, जो कार्ल मार्क्स जी थे उन्होंने कहा था। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन जो है आपका कार्ल मार्क्स वाला होने वाला है। नेक्स्ट, अब यहां पे क्या बोला, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग एंड रीराइट इट। अब ये पेयर्स दिए गए, जोड़ियां दी गई है, अब इनमें से हमें यह बताना है कि भैया गलत जोड़ियां क्या है। ठीक है, जैसे जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक शेगल है, रीजन इन हिस्ट्री। ठीक है, लियोपोल्ड वॉन रंके द थियरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री। फिर हेरोडोटस है द हिस्ट्रीज है। कार्ल मार्क्स द डिस्कोर्स ऑन, नहीं, कार्ल मार्क्स ने डिस्कोर्स ऑन द मेथड नहीं लिखा था, क्या लिखा था? दास कैपिटल, एक जो किताब थी इनकी, वो किताब इन्होंने लिखी थी। ये क्वेश्चन 2019 और 22 में दोनों पूछा गया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन है हमारे सामने। ठीक है, क्या बोला गया, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर्स एंड इन द फॉलोइंग एंड रिराइट इट। क्या बोला गया कि कार्ल मार्क्स इंग्लैंड, माइकल फोकल फ्रांस, आपके लियोपोल्ड वॉन रंके जर्मनी से, और ये हेरोडोटस ग्रीस से बिलोंग करते थे। भैया कार्ल मार्क्स कभी भी इंग्लैंड से बिलोंग नहीं किया करते थे। ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब डू एस राइट कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट मैप। आप मुझे चार्ट सेक्शन में फटाफट बताओ भैया, 4 यूरोपियंस के नाम बताओ, कौन कौन थे? रेन डेस्कार्ट्स, वोल्टेयर, कार्ल मार्क्स भाई और लियोपोल्ड वॉन रंके। नेक्स्ट क्या है, अब यहां पे शॉर्ट नोट्स हैं। अब क्या बोला गया, एनालिस्ट स्कूल बोला गया। ये क्वेश्चन 2020 दिसंबर के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। क्या है देखो, एनालिस्ट स्कूल, द एनालिस्ट स्कूल वाज अ न्यू वे ऑफ राइटिंग हिस्ट्री दैट बिगेन इन द फ्रांस इन द अर्ली 20th सेंचुरी। क्या बोला गया, जो एनालिस्ट स्कूल था एक नया तरीका था कि हिस्ट्री को क्या लिखे, हिस्ट्री को किस तरीके से लिखा जाना चाहिए था। और ये कहां पे चालू हुआ था? ये फ्रांस में चालू हुआ था। कभी चालू हुआ था? 20th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई थी उसके स्टार्टिंग पीरियड्स में ही चालू हुआ था। अब ये किसने स्टार्ट किया था? ये एक फ्रेंच हिस्टोरियन ने स्टार्ट किया था। ठीक है, अब ये क्या था, एक फ्रेश अप्रोच था कि हिस्ट्री को एक नए तरीके से किस तरीके से पढ़ा जा सकता है, किस तरीके से समझा जा सकता है, इस चीज के बारे में। नेक्स्ट क्या बोला गया, ये जो स्कूल था, ये स्कूल क्या बिलीव करता था, ये जो राइटिंग थी, ये जो टीचिंग थी, ये क्या बिलीव करता था, हिस्ट्री सिर्फ किंग्स के बारे में नहीं होती है, वॉर्स के बारे में नहीं होती है, पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है। इनके बारे में तो है लेकिन सिर्फ इनके बारे में नहीं है, इनके अलावा हमें क्या क्लाइमेट के बारे में, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, सोशल क्लासेस, और साथ ही साथ हाउ पीपल थॉट एंड लिव टुगेदर इन द पास्ट। और साथ ही साथ ये क्या है, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी के बारे में तो है, लेकिन साथ ही साथ ये इसके बारे में भी है कि पहले के जो लोग थे, पहले के लोग किस तरीके से क्या सोचा करते थे, उनकी सोच किस तरीके से थी, और साथ ही साथ क्या, और वो पास्ट में किस तरीके से रहा करते थे एक दूसरे के साथ, उसके बारे में भी है। समझ में आ गया? सॉरी। फिर क्या है, डायलेक्टिक्स से देखो, मार्च 2023 में पूछा गया था। अब बट ऑब्वियस सी बात है, हमने डायलेक्टिक्स ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये जो मेथड था किसने लाया था? ये लाया गया था आपके जर्मन फिलोसोफर जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक शेगल ने। ठीक है, अब डायलेक्टिक्स होता क्या है, जब कभी भी कोई भी चीज हम क्या करते हैं, हम किसी भी इंसान को समझाते हैं, क्या दो डायरेक्ट ऑपोजिट्स के, मतलब किसी चीज को अगर मुझे अच्छा बताना है, अगर मुझे अच्छा समझाना है, तो मैं साथ ही साथ बुरा भी समझाता हूं, तो उसको वो जो अच्छा क्या होता है ये चीज और अच्छे से समझेगी। तो वो क्या, मैं दो ऑपोजिट की मदद से कोई चीज समझा रहा हूं, इसी चीज को हम लोग डायलेक्टिक्स बोलते हैं। जब कभी भी जब कभी भी हम दो डायरेक्ट ऑपोजिट का
क्या करके सहारा लेकर कोई भी चीज समझाने की कोशिश करते हैं उसको हम लोग डायलेक्टिक्स बोलते हैं। यही बोला है, द मेथड ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री टू डायरेक्ट अपोजिट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक हेगल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायलेक्टिक्स बोलते हैं। जैसे हेगल क्या मानते थे, हेगल मानते थे कि ह्यूमन माइंड, जो इंसानी दिमाग होते हैं, इंसानी दिमाग को अगर हमें कोई भी चीज समझानी है तो उनको हम कैसे समझा सकते हैं, जब दो अपोजिट चीजें होती है, जब उनको हम इजीली अच्छे से कंपेयर करें एक दूसरे के साथ, तभी हम उनको अच्छे से समझा सकते हैं। जैसे ट्रू और फॉल्स, गुड बैड, ठीक है। इन दिस मेथड अ स्टार्टिंग आइडिया इज रिप्रेजेंटेड। अब इस मेथड में जो स्टार्टिंग का एक जो थियोरी प्रपोज होता है उसको हम लोग थीसिस बोलते हैं। अब उस थीसिस की कॉन्ट्रारी यानी उसकी कंपैरिजन में या फिर उसके अपोजिट में हम जो थियोरी पोजेस करते हैं उसको हम लोग एंटीथीसिस बोलते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं अच्छे के बारे में समझा रहा हूं तो ये थीसिस हो गया। अब मैं अपोजिट समझाऊंगा तो अच्छे का अपोजिट क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुरा। ऑपोजिट को कॉन्ट्रारी भी बोला जाता है, तो उसको वो मेरा क्या होगा, एंटीथीसिस होगा। अब जब ये थीसिस और एंटीथीसिस का दोनों ही चीजें मैंने समझ ली, अब उनमें से जो जो इंपॉर्टेंट चीज थी उसकी एक जिस्ट बना ली, उस जिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेसिस क्या बोलते हैं। डन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बोला है, हिस्टोरिकल रिसर्च वाज ड्रिवन टू फोकस इन डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन्स लाइफ। ये क्वेश्चन अगस्त 2022 में पूछा गया था। क्या बोला है, राइटिंग हिस्ट्री फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ वुमेन एंड देयर एक्सपीरियंसेस कॉल्ड द फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। क्या, जब कभी भी हम जो हिस्ट्री है वो वुमेन्स के व्यू पॉइंट से लिखते हैं और उनके एक्सपीरियंस से लिखते हैं तो उसको हम लोग फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी क्या बोलते हैं। ठीक है, जो आइडिया था फेमिनिज्म का वो किसने शेप किया था, वो शेप किया गया था आपके साइमन डी बेवियर, जो कि एक फ्रेंच स्कॉलर थे। ठीक है, फिर उसके बाद जो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी फोकस्ड ऑन इंक्लूडिंग वुमेन इन हिस्ट्री एंड चैलेंज द मेल सेंटर्ड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पास्ट। अब यहाँ पे जो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी एक तरह का चैलेंज पोजेस कर रहा था, क्या कि वो क्या करना चाहते हैं, जो वुमेन के बारे में जो हिस्ट्री थी, वुमेन्स की जो हिस्ट्री थी वो इंक्लूड करना चाहते थे हिस्ट्री में, साथ ही साथ जो मेल सेंटर्ड मतलब मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव था हिस्ट्री को लेकर उसको भी उन्होंने क्या चैलेंज किया। ठीक है, अब ये जो अप्रोच था, ये जो मेहनत थी, ये कहीं ना कहीं ये एनकरेज किया कि वुमेन्स की जो लाइफ थी पास्ट में उसको डिटेल में स्टडी करने के लिए, उनके जॉब्स के बारे में, उनका रोल क्या होता था ट्रेड में यानी व्यापार में, ट्रेड यूनियन में, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से उनके अधिकारों को सपोर्ट किया करती थी, फैमिली की लाइफ किस तरीके से होती थी, और बाकी सारे जो एस्पेक्ट्स है उन सभी को डिटेल में पढ़ना क्या शुरू किया गया। आगे अगर मैं बात करूं ईयर 1990 के बाद, अब ये जो पर्सपेक्टिव था वुमेन को लेकर ये बहुत ही अलग हो गया, बहुत ही चेंज हो गया। अब यहाँ पे वुमेन को एक इंडिपेंडेंट सोशल ग्रुप क्या देखा जाने लगा हिस्टोरिकल राइटिंग में। डन, नेक्स्ट अब क्या बोला गया है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजन। फॉकल्ट कॉल्ड हिज मेथड द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ये क्वेश्चन दो बार पूछा गया बोर्ड एग्जामिनेशन में, दिसंबर 2020 में भी पूछा गया था और मार्च 2024 में भी पूछा गया था। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। क्या बोला गया, माइकल फोकल्ट जो कि एक फ्रेंच हिस्टोरियन थे 20th सेंचुरी के, उन्होंने एक नया तरीका क्या स्टार्ट किया हिस्ट्री राइटिंग को लेकर। ठीक है, ही डिड नॉट बिलीव इन अरेंजिंग इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम। अब माइकल फोकल्ट का मानना यह था कि भैया जो हम इवेंट्स होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, जो जिनको हम क्या करते हैं, हम टाइम के ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है और इसे हमें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वो क्या मानते थे, ही फोकस ऑन एक्सप्लेनिंग द चेंजेस एंड ट्रांजिशन हिस्ट्री विदाउट ट्राइंग टू फाइंड वन अल्टीमेट ट्रू। इसके अलावा वो हिस्ट्री को इवेंट्स में, मतलब जो इवेंट्स होते थे उनको प्रॉपर ऑर्डर में ना अरेंज करने के बजाय वो क्या मेन फोकस करते थे, मेन फोकस ये करते थे कि टाइम टू टाइम हिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या बदलाव हुए, क्या प्रोग्रेस हुई, इस चीज के बारे में इस चीज के बारे में एक्सप्लेन करने की वो ज्यादा कोशिश क्या किया करते। इसलिए फॉकल्ट ने अपने इस मेथड को क्या द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, वोल्टेयर सेड टू बी द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी। अब क्या बोला गया है, अब जो वोल्टेयर थे, अगला क्वेश्चन है भैया कि वोल्टेयर जो थे उनको फाउंडर कहा जाता था मॉडर्न हिस्टोग्राफी का, क्यों। सबसे पहली चीज, वोल्टेयर एक फ्रेंच स्कॉलर थे जिनका ओरिजिनल नाम क्या था, फ्रांकोइज मारी आरोइट। ठीक है, अब ये मानते थे कि जो हिस्ट्री शुड नॉट ओनली फोकस ऑन फैक्ट्स एंड डेट। ठीक है, जो हिस्ट्री है सिर्फ उसको क्या फैक्ट्स जो होते हैं, जो डेट्स होते हैं उस पर ही फोकस नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ उन्हें जो ट्रेडिशंस होते हैं, ट्रेड होता है, जो इकोनॉमी होती है, जो एग्रीकल्चर होता है, इन सभी चीजों पे भी फोकस क्या करना चाहिए। He worked to understand all the parts of the human life while writing history. अब ये समझ, जब वो हिस्ट्री लिखते थे तो जिस भी पर्टिकुलर पीरियड का या फिर जिस भी पर्टिकुलर डायनेस्टी का वो लिखते थे तो हमेशा ये कोशिश करते थे उस पर्टिकुलर डायनेस्टी में, उस पर्टिकुलर पीरियड में जो ह्यूमन लाइफ किस तरीके से हुआ करती थी, इस चीज को वो समझने की कोशिश क्या करते थे। अब इनका ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन था क्या हिस्टोग्राफी को इंप्रूव करने का, ठीक है, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, इस वजह से इनको क्या आपका कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है
आपका फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या अच्छी से दी है, चलो देख लेते भैया वो भी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स क्लास थ्योरी। ये मार्च 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने क्या किया, कार्ल मार्क्स ने एक नया तरीका, एक नई तरीके की सोच लाई, किसको लेकर, सोसाइटी और हिस्ट्री को लेकर। ठीक है, कभी लाया 19th सेंचुरी में, लेट में, मतलब 19th सेंचुरी एंड होने वाला था उस पर्टिकुलर टाइम पे। अब कार्ल मार्क्स के हिसाब से, किसके हिसाब से, कार्ल मार्क्स के हिसाब से। अब कार्ल मार्क्स भाई साहब क्या बोलते हैं, कार्ल मार्क्स जी हमें ये बोलते थे कि हिस्ट्री इज अबाउट रियल पीपल एंड देयर लाइव्स, नॉट जस्ट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। और वो उनका मानना ये था कि जो हिस्ट्री है वो एक रियल पीपल के बारे में, जो एक्चुअल में जो लोग एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है या फिर कोई इमेजिनेशन नहीं है। Human relationships are shaped by basic needs and the ownership of resources used to fulfill those needs। आज ये क्या कहते हैं कि एक जो इंसान है, एक इंसान का हर किसी से या फिर एक दूसरे से रिलेशन कैसे बनता है, उसकी नीड्स की वजह से बनता है, उसकी जरूरत के हिसाब से बनता है। अगर मैं हूं और आपका मेरा एक रिलेशन है, तो कहीं ना कहीं आपको मेरी जरूरत है और मुझे आपकी जरूरत है, और कहीं ना कहीं मुझे जो चीज चाहिए मेरी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, वो चीज आपके पास है, और आपकी जो नीड है, जो क्या आपकी नीड को जो सेटिस्फाई कर सके, वो रिसोर्स मेरे पास है। तो इस वजह से हमारा रिलेशनशिप बना। अगर आपकी जो जरूरत है, आपकी जो नीड्स है, अगर मैं फुलफिल नहीं कर पाता या फिर एक मेरे पास रिसोर्स नहीं होता, तो बट ऑब्वियसली बात है आपका और मेरा रिलेशनशिप कभी भी बनता नहीं। क्या बोला, सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू क्लास बिकॉज नॉट एवरीवन हैज इक्वल एक्सेस टू दिस सोर्सेज लीडिंग टू क्लास स्ट्रगल। सही बात है। अब अगर आप सोसाइटी को देखोगे तो सोसाइटी जो हमारी वो अलग अलग, बोलते ना कि अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग क्लास में क्या डिवाइड की गई है। ठीक है, अब डिवाइड क्यों की गई है, क्योंकि हर एक क्लास के पास इक्वल रिसोर्सेज नहीं है, इक्वल एक्सेस नहीं है इन रिसोर्सेज को, जिसकी वजह से एक तरह का क्लास स्ट्रगल हमें देखने मिलता है। फिर क्या बोला है, कार्ल मार्क्स बिलीव दैट हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, द वेल्दी क्लास विच ओन द रिसोर्स एक्सप्लॉइट्स द वर्किंग क्लास। ठीक है, अब यहां पे कार्ल मार्क्स क्या बिलीव करते हैं, जो हिस्ट्री है वो क्या क्लास स्ट्रगल की स्टोरी है। जो वेल्दी क्लास है, मतलब जिसके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो ओन करता है, तो वो क्या करता है, वो उस चीज का फायदा उठाता है। और जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, उनको वो एक्सप्लॉइट करता है, उनको वो परेशान क्या करता है। और सही बात है, हमने देखा है, हमारे इतिहास में देखा है कि जो इंसान जिसके पास, जो अमीर है, वो उसके पास बहुत पैसे है। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी लोग हैरास करते, बट देयर आर मेजॉरिटी पीपल्स हु हैरास द पीपल हु बिलोंग्स टू लोअर क्लास और मिडिल क्लास। ठीक है, फिर क्या बोला, हिज बुक्स दास कैपिटल इज वाइडली नोन एंड स्टडीड अराउंड द वर्ल्ड। अब उनकी एक किताब थी, उस किताब का नाम क्या था, दास कैपिटल। इस दास कैपिटल को पूरे वर्ल्ड में क्या बहुत अच्छा नाम है, जाना जाता है, लोग उसको पढ़ते भी है। विद दिस क्लास स्ट्रगल कार्ल मार्क्स प्रोवाइडेड अ न्यू वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री एंड सोसाइटी। अब उनका ये जो क्लास थियोरी था, इस क्लास थियोरी से कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी को एक नया तरीका दिया, एक नया जरिया दिया, एक सोच की एक अलग ही क्या दिया, एक परसेप्शन दिया क्या पूरी दुनिया को। ठीक है, तो चलो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2 मिनट गाइस, ये क्या हो गया भाई इनको। हाँ, अब फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी जो है हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी, मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, तो मेरे ख्याल से आपको फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप एक बार रीड कर लोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, दैट्स इट, वी आर डन विद आवर फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं। चलो अब यहाँ पे हम आगे के चैप्टर पे बढ़ेंगे, दैट इज आवर सेकंड चैप्टर। ठीक है, फटाफट करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। ठीक है, क्या बोला गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द सेंटेंस। क्या बोले, द बुक प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी रिप्रेजेंट डैश हिस्टोग्राफी। जो बुक प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी है, ये कौन सी हिस्टोग्राफी को रिप्रेजेंट करता है, तो हम सभी को पता है ये मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया कि कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, फिर उसके बाद सेंटेंस को रीराइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज, कौन थे फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे के जनरल, तो वो थे हमारे अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, 2 मिनट, अमंग वुमेन ऑथर्स राइटिंग अबाउट वुमेन इन 19th सेंचुरी सीई वाज फोरमोस्ट वन। अब यहाँ पे क्या बोला, जितने भी वुमेन ऑथर्स थे, ठीक है, उनमें से किसकी जो राइटिंग थी वुमेन्स की 19th सेंचुरी में, वो बहुत ज्यादा थी और पहली राइटिंग थी, तो वो कौन थी, वो थी आपकी ताराबाई शिंदे जी। फिर क्या बोला है, द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश वाज ट्रांसलेटेड इनटू जर्मन बाय, जो संस्कृत टेक्स्ट हितोपदेश है वो जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था, किसके द्वारा, आपके फ्रेडरिच मैक्स मुलर द्वारा क्या किया गया था। अब यहाँ पे आप देखोगे ये सारे जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आपके प्रीवियसली एग्जामिनेशंस में पूछे गए। ठीक है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्या बोला गया, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन दी फॉलोइंग एंड रिराइट इट। तो यहाँ पे क्या बोला गया, देखो, हु इज द शूद्र सबाल्टर्न हिस्ट्री, स्त्री पुरुष तुलना फेमिनिस्ट राइटिंग,
फिर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री और ग्रैंड डफ कॉलोनियल हिस्ट्री। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये हमारा क्या आता है, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री आता है। नेक्स्ट क्या बोला गया, फिर क्या बोला, वीके राजवाड़े महाराष्ट्रांची इतिहासाची साधने, फिर स्वतंत्रवीर वीर डी सावरकर, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर उसके बाद 1857, फिर पंडिता रामाबाई, स्त्री पुरुष तुलना, महात्मा फुले, गुलामगिरी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, एक्चुअली जो रॉन्ग पेयर है, करेक्ट आंसर नहीं, जो रॉन्ग पेयर है वो क्या है आपका, वो है आपका स्त्री पुरुष तुलना, पंडिता रामाबाई। ठीक है, फिर जेम्स मिल फेमिनिस्ट हिस्टोरियन, फ्रेडरिक मैक्सवेल ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर, फिर जस्टिस महादेव नास्तिक हिस्टोरियन, दामोदर कोसंबी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन। तो यहाँ पे जो रॉन्ग पेयर है वो जेम्स मिल फेमिनिस्ट हिस्टोरियन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर हैविंग राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फेमिनिस्ट हिस्ट्री। अब यहाँ पे एक चीज मैं बहुत ज्यादा क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि whenever it is asked कि फेमिनिस्ट हिस्ट्री तो हमें लिखना क्या है। देखो भैया आपको मैं बता दूं, अगर फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी बोली गई है देन यू नीड टू राइट द आंसर विच इज गिवन टू यू फ्रॉम योर फर्स्ट चैप्टर, बट व्हेन इट इज मेंशन्ड फेमिनिस्ट हिस्ट्री तो भैया आपका सेकंड चैप्टर जो है उसमें से चीजें लिखनी है। फेमिनिस्ट हिस्ट्री अलग हो गया, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी अलग हो गया। ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द बोथ। ये चीज क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्या बोला है, फेमिनिस्ट हिस्ट्री स्टडीज द रोल एंड द अचीवमेंट ऑफ द वुमेन इन हिस्ट्री। सही बात है, जो फेमिनिस्ट हिस्ट्री है वो क्या करता है, जो रोल और जो अचीवमेंट्स है वुमेन की हिस्ट्री में उसको पढ़ता है, साथ ही साथ उनके जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं उनको कंपाइल करने की कोशिश क्या करते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, ताराबाई शिंदे वाज अ की ऑथर हु रोट अबाउट वुमेन इन द 19th सेंचुरी। अब ताराबाई शिंदे जो थी वो क्या की ऑथर थी आपके 19th सेंचुरी में। शी क्रिटिसाइज्ड द मेल डोमिनेटेड सिस्टम एंड कास्ट इनइक्वालिटी इन हर बुक स्त्री पुरुष तुलना इन दी विच वॉज पब्लिश इन द ईयर 1882। अब वो क्या बोल रही है, अब उन्होंने उनकी जो बुक थी जिसका नाम स्त्री पुरुष तुलना था, उस बुक में उन्होंने जो मेल डोमिनेटिव सिस्टम था सोसाइटी में जो चल रहा था, जहां पे पुरुषों को पहला प्रेफरेंस दिया जाता था, सम्मान दिया जाता, उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, उसके अगेंस्ट में बहुत सारी चीजें लिखी कि जो जो चीजें गलत थी। साथ ही साथ जो कास्ट इनइक्वालिटी चल रही थी, जहां पे ऊंचे कास्ट वाले लोगों को बहुत ज्यादा दर्जा दिया जाता था, लेकिन निचली जाति को या फिर पिछली जाति को उतना इज्जत और मान सम्मान नहीं दिया था, तो उसके बारे में भी उन्होंने अपनी किताब में लिखा। फिर आता पंडिता रामाबाई की बुक द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, जो ईयर 1888 में लिखी गई थी, ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है। फिर आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस फेमिनिस्ट राइटिंग डिस्कस इश्यूज वुमेन्स वर्क कंडीशन, राइट्स और इक्वालिटी। अब इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, जो फेमिनिस्ट राइटिंग थी वो इश्यूज करी थी, इश्यूज कर रही नहीं थी, डिस्कस कर रही थी। कौन से इश्यूज, वुमेन्स के वर्किंग कंडीशन, जहां पे भी वो काम करती तो उनका वर्किंग कंडीशन क्या होता है, किस तरह का माहौल होता है, उनके अधिकार यानी उनके राइट्स के बारे में, फिर साथ ही साथ उनकी इक्वालिटी के बारे में वह बात क्या कर रहे थे। रिसेंटली पब्लिश्ड फेमिनिस्ट बुक्स इंक्लूड, अब यहाँ पे रिसेंटली जो बुक पब्लिश हुई थी फेमिनिस्ट हिस्ट्री पे, वो कौन सी बुक है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो मीराबाई की एक बुक थी, मीराबाई कोसंबी क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड, जो कि फेमिनिस्ट हिस्ट्री थी आपकी सोशल हिस्ट्री में, जहां पे भी शेयर्स लाइफ स्टोरीज ऑफ पंडिता रामाबाई एंड डॉक्टर रुक्माबाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, ये जो बुक थी मीराबाई कोसंबी क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड फेमिनिस्ट एसे इन सोशल हिस्ट्री, ये जो बेसिकली किताब है जो लाइफ स्टोरी शेयर करती है पंडिता रामाबाई और डॉक्टर रुक्माबाई की। ठीक है, लिटरेचर दैट हाइलाइट्स द दलित वुमेन पर्सपेक्टिव लाइक डॉक्टर शर्मिला रेगेस राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, राइटिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमनीज। अब एक किताब जो दलित वुमेन की पर्सपेक्टिव को बहुत ज्यादा हाईलाइट करती है, उस किताब का नाम जो है, जो किसने लिखा है, डॉक्टर शर्मिला रेगे की बुक है, जिसका नाम राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमेन टेस्टिमनीज। फिर आगे के पार्ट पे चलते हैं। अब आगे के पार्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट पार्ट क्या हमारा ओरिएंटलिस्ट हिस्ट्री है। ओरिएंटलिस्ट वर द यूरोपियन स्कॉलर हु एडमायर्ड एंड स्टडीड ईस्टर्न सिविलाइजेशन। ओरिएंटलिस्ट कौन थे, बेसिकली यूरोपियन स्कॉलर्स थे जो कहीं ना कहीं आपके जो ईस्टर्न सिविलाइजेशंस को बहुत ज्यादा स्टडी किया करते थे, चीजों को फोकस किया करते थे। दे फोकस्ड ऑन वैदिक ट्रेडिशन, संस्कृत लिटरेचर एंड सिमिलरिटीज बिटवीन संस्कृत एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस। अब वो फोकस किस पे करते थे, वैदिक ट्रेडिशंस पे, संस्कृत लिटरेचर पे, और साथ ही साथ जो सिमिलरिटीज थी आपकी संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेजेस पे के बीच में, उसको suggesting a common ancient origin of Indo-European languages। फिर क्या है, सर विलियम जोन्स फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी इन 1784। सर विलियम जोन्स जो थे उन्होंने क्या एशियाटिक सोसाइटी फाइंड की थी आपके कहाँ पे, ईयर 1784 में कोलकाता में, जहां पे जो इंडियन हिस्ट्री और लिटरेचर पे जो रिसर्च था वो उसको प्रमोट कर रहे थे। फिर फ्रेडरिक मैक्समलर का नाम आता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम माना जाता है ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर में, जहां पे बिलीव्ड संस्कृत वाज द ओल्डेस्ट यूरोपियन लैंग्वेज, जहां पे इनका मानना यह था कि जो संस्कृत था वो ओल्डेस्ट इंडो यूरोपियन लैंग्वेज था। इसलिए वजह से इन्होंने हितोपदेश को जर्मन लैंग्वेज में क्या किया, ट्रांसलेट किया। एडिटेड 50 वॉल्यूम्स ऑफ द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट। इन्होंने जो 50 वॉल्यूम्स मतलब 50 पार्ट्स जो थे बुक के, सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, उसको एडिट किया, लिखा। एंड कंपाइल्ड एंड ट्रांसलेटेड द ऋग्वेद इनटू 6 जर्मन वॉल्यूम्स। और साथ ही साथ इन्होंने क्या कंपाइल और ट्रांसलेट किया ऋग्वेदा को
कितने 6 जर्मन वॉल्यूम्स में, मतलब 6 जर्मन लैंग्वेज के बुक में, ठीक है। फिर क्या बोला, एडवर्ड सेड लेटर क्रिटिसाइज ओरिएंटलिस्ट आर्ग्यूइंग देयर वर्क सर्व्ड इंपल्सिंग इंटरेस्ट। लेकिन वहीं आगे चलकर जो एडवर्ड थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया ओरिएंटलिस्ट को कि उनके जो वर्क होते हैं, उनके जो काम होते हैं, वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट की वजह से क्या किए गए थे या फिर परफॉर्म क्या किए जा रहे थे। नो नेक्स्ट फेमिनिस्ट हिस्ट्री के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया, तो मैं शायद रिपीट हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। फिर क्या बोला, राइटिंग ऑफ द रीजनल हिस्ट्री रिसीव्ड अ मोमेंटम। अब अगेन ये नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी का जो आपका क्वेश्चन है, उसमें जो आप आंसर लिखने वाले वो सेम आंसर आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नेशनल हिस्ट्री रिटन बाय इंडियन हिस्टोरियन एजुकेटेड इन ब्रिटिश सिस्टम एम टू रिस्टोर प्राइड इन इंडियाज एशियन ग्लोरी एंड बूस्ट सेल्फ एस्टीम ऑफ द इंडियन रीडर्स। अब यहाँ पे नेशनल हिस्टोग्राफी अगर मैं बात करूँ, जो कि इंडियन हिस्टोरियंस, नेशनल हिस्टोरियंस हिस्टोग्राफी बेसिकली ये लिखा किसके द्वारा जा रहा था, इंडियन हिस्टोरियंस द्वारा लिखा जा रहा था, जो कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में एजुकेटेड थे, ठीक है। अब इनका मेन मोटिव क्या था या फिर मेन एम क्या था, इनका मेन एम ये था कि जो इंडिया की जो ग्लोरी थी, इंडिया का जो प्राउड मोमेंट था, ठीक है, जो एक रिस्पेक्ट थी, वो कहीं ना कहीं उन्हें रिस्टोर करनी थी इंडियन रीडर्स के मन में वापस से, क्या वो प्राउड वाला मोमेंट क्या उनको लाना था, इनका मेन मोटिव था, जो कि कहीं ना कहीं आपके ब्रिटिश के आने की वजह से खोता हुआ हमें दिखाई दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर, ठीक है, हु क्रिटिसाइज द बायस्ड हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट इंडियन रिटन बाय द, ठीक है, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो विष्णु शास्त्री चिपलुनकर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये बेसिकली आपके क्या है, ये आपके बायस्ड, ये क्रिटिसाइज किया करते थे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स जो इंडियन हिस्ट्री लिखा करते थे, जो कहीं ना कहीं आपके इंपीरियलिस्टिक बेसिस पे लिखा करते थे, जहां पे वो ब्रिटिश को बहुत ऊंचा दिखाने की कोशिश करते थे, वहीं आपका इंडियन कल्चर को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, ठीक है। फिर जस्टिस रानडे ने बुक लिखी, ठीक है, जिसका बुक का नाम क्या था, द राइज ऑफ मराठा पावर, जो कहीं ना कहीं हमें यह बतला रहा था कि जो मराठा एम्पायर था वो कैसे बढ़ा, कैसे ग्रो हुआ, ठीक है। नेशनल हिस्टोग्राफी एनकरेज द राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्रीज विच फोकस ऑन ज्योग्राफी एंड द हिस्ट्री ऑफ साउदर्न इंडिया। अब जो नेशनल हिस्टोग्राफी था वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा था, एनकरेज कर रहा था रीजनल हिस्ट्री को, जो कि फोकस किस पे था, आपकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन थी, जो हिस्टोरिकल कंडीशन थी साउदर्न इंडिया की, उसके ऊपर। फिर अब ये देखो, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, अब ये आपके इंग्लिश की तरह ही आपको पैसेज दिया रहेगा, एंड व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम द पैसेज एंड रीराइट इट। तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं, मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, फ्रॉम देयर यू कैन हैव अ रीड ऑन दिस और आप चीजें कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब क्या बोला, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वीके राजवाड़े टू हिस्टोग्राफी, इतिहासचार्य वीके राजवाड़े, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहली चीज, वीके राजवाड़े जो थे उन्होंने मराठी में बहुत सारे टॉपिक्स पे चीजें लिखी, हिस्ट्री पे लिखा, लिंग्विस्टिक्स पे लिखा, एटिमोलॉजी पे लिखा, ग्रामर पे लिखा। साथ ही साथ उनका मानना यह था कि अगर कभी भी इतिहास लिखा जा रहा है तो इतिहास हमेशा जो इतिहास जिनका है उनके द्वारा ही लिखा जाना चाहिए, क्योंकि उनसे अच्छा, अब ये ऐसा क्यों मानते थे उसका भी एक कारण है। उसका कारण ये कि अगर आपका इतिहास है, ठीक है, अगर आप लिखोगे तो आप उसको बहुत बखूबी लिख सकते हो, आपको चीजें और अच्छे से पता होगा और आप हमेशा कोशिश करोगे कि उसमें कोई भी गलत चीजें नहीं होनी चाहिए। तो अब इसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कंपाइल और एडिट किया, जो 22 वॉल्यूम थी, मतलब 22 वॉल्यूम, मतलब कहना क्या चाहते हो सर, 22 वॉल्यूम की जब कभी मैं बात करता हूं इसका मतलब 22 पार्ट थे, कौन से बुक के, मराठ्याचे इतिहासाची साधने, ठीक है, एंड रोट डिटेल इंट्रोडक्शन फॉर ईच वॉल्यूम, और हर एक वॉल्यूम का उन्होंने क्या डिटेल इंट्रोडक्शन, हर एक चीज डिटेल में बारीकी में क्या लिखने की उन्होंने कोशिश की। He also said that history is a complete picture of past society. अब उनका मानना यह था, कहना यह था कि जो हिस्ट्री एक कंप्लीट पिक्चर है पास्ट सोसाइटी की, सिर्फ वो पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में बात नहीं करता, जो कॉन्स्पिरेसीज होती है, वॉर्स होती है क्या आपके पावर के लिए, सिर्फ उसके बारे में नहीं है, ठीक है। एन इवेंट बिकम्स हिस्टोरिकल इफ इट इंक्लूड्स अ बैलेंस मिक्स ऑफ टाइम, स्पेस एंड पर्सनैलिटी। अब कोई भी इवेंट अगर हम कह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक इवेंट है या फिर एक हिस्टोरिकल इवेंट है, तो बनता कैसे, जब कभी भी वो जो इवेंट होगा टाइम, स्पेस और पर्सनैलिटी का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होगा, प्रॉपर मिक्सचर होगा, तभी बन पाएगा। ही एम्फसाइज राइटिंग हिस्ट्री बेस्ड ऑन ओनली ऑन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। अब कहीं ना कहीं उन्होंने एक जोर डाला कि हमेशा जो हिस्ट्री होनी चाहिए वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री सोर्स से ही क्या रेफरेंस लेके लिखी जानी चाहिए। जुलाई 7, 1910 में उन्होंने एक मंडल क्या किया, फाइंड किया पुणे में, जिसका नाम क्या था, भारत इतिहास संशोधक मंडल, ठीक है, जहां पर वो हिस्टोरिकल रिसर्च को क्या प्रमोट कर रहे थे। नो नेक्स्ट वी हैव बाकर्स। बाकर्स की सीधी सीधी बात करूं, बाकर मेडिवल टाइम्स में लिखा जाता था, ठीक है। ये जो हमारे हीरोज होते थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स होते थे, उनकी कहानियों के बारे में लिखा जाता था, ठीक है, उनके द्वारा जो बैटल्स लड़े जाते थे उनके बारे में लिखा जाता था। अब यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के बाकर्स है, ठीक है, डायनेस्टिक बाकर्स अलग अलग टॉपिक पे लिखे जाते थे एक्चुअली।
डायनेस्टिक हिस्ट्री पे लिखे जाते थे, जो किंग की बायोग्राफीज होती थी, रिलीजियस ग्रुप की जो हिस्ट्री होती थी, इंपॉर्टेंट इवेंट्स के डिस्क्रिप्शन लिखते थे, ऑटोबायोग्राफीज लिखा करते थे, जो स्टोरीज हुआ करती थी, ठीक है, गलतियों की, उसके बारे में लिखा करता था। और साथ ही साथ एक जो राजा हुआ करता था कैसे अपने प्रजा पे राज किया करता था, कैसे अपने प्रजा का ध्यान रखा करता, इन सारी चीजों के बारे में वो लिखा करते थे, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिया, सभासद भाकर, ये चीज बहुत ध्यान से रखना। सभासद भाकर ये किसके बारे में, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन के बारे में इन्होंने भाकर लिखा था, जो कि कृष्णा जी आनंद सभासद द्वारा लिखा गया था। फिर भाऊ साहेबांची भाकर आणि पानिपतची भाकर, ये जो बैटल था पानीपत का, उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। फिर होलकरांची खैफियत, जो कि आपके होलकर्स के बारे में क्या करती है, डिफाइन करती है, उनके कंट्रीब्यूशन, उनका जो कंट्रीब्यूशन था हमारे एम्पायर को लेकर, उसके बारे में क्या बतलाती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें कवर कर लिया। आई होप सो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर। मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का पीपीटी लगा के फिर चालू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे आ चुके हैं, जिसका नाम है अप्लाइड हिस्ट्री, ठीक है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहला क्या, द नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया इज इन, कहाँ पे, दिल्ली में है, ठीक है। डैश इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ साइंस एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स, तो किसे, फिलोसफी को कंसिडर किया जाता है। द अर्लीस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड वाज डिस्कवर्ड इन द एक्सकवेशन ऑफ द सिटी ऑफ डैश, क्या है, योर। फिर उसके बाद अब यहाँ पे आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन एवरी सेट एंड रीराइट, ठीक है। तो रॉन्ग पेयर देखो यहाँ पे देखा क्या, कुटियात्तम संस्कृत थिएटर केरला, रमन डांस फॉर्म इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। रामलीला ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ रामायण इन उत्तर प्रदेश। फिर कलबेलिया फोक सॉन्ग्स एंड कलबेलिया फोक सॉन्ग्स एंड डांसेस ऑफ राजस्थान। तो इसमें जो गलत आंसर है क्या है आपका, सेकंड वाला रमन डांस फॉर्म इन वेस्ट बंगाल। फिर डू एज एक्टेड कंप्लीट द कंसेप्ट मैप। अब यहाँ पे देखो वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट्स इन इंडिया दिया है, वेस्टर्न घाट्स लिखा हुआ है और काजीरंगा नेशनल पार्क। ये मार्च 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पे हमने ऑप्शन नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, फिर सुंदरबंस नेशनल पार्क, फिर मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और केवला देव नेशनल पार्क, ये आप आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, कल्चर हेरिटेज। यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। टेंजिबल में देखो एंशिएंट साइट्स, आर्टिफैक्ट्स, बिल्डिंग्स, कल्चर, मैन्युस्क्रिप्ट, पेंटिंग्स लिख सकते हो। इंटेंजिबल में ट्रेडिशनल नॉलेज, ओरल ट्रेडिशन इन द लैंग्वेज, सोशल कस्टम्स एंड रिचुअल्स ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, स्टाइल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, सर्टेन ट्रेडिशनल स्किल्स, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट मैप। टेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑलरेडी हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, 22 मार्च में पूछा गया था। एंशिएंट साइट्स, स्कल्पचर्स, मैन्युस्क्रिप्ट, आर्टिफैक्ट्स, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स लिख सकते हो आप लोग। फिर उसके बाद अगेन कंप्लीट द कंसेप्ट मैप पूछा गया है, क्या है, वर्ल्ड कल्चर हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। तो आगरा फोर्ट, सन टेम्पल दिया हुआ है, फिर अजंता केव्स, ताजमहल, फिर फतेहपुर सीकरी, फिर गर्भपुरी जिसको हम लोग एलिफेंटा केव्स भी बोलते हैं। फिर अब यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स आए। शॉर्ट नोट्स किस पे है, पब्लिक हिस्ट्री पे। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे ध्यान दो, पब्लिक हिस्ट्री को अप्लाइड हिस्ट्री भी बोला जाता है। एक ऐसा ब्रांच है हिस्ट्री का जहां पर फोकस ये किया जाता है कि किस तरीके से हम हिस्टोरिकल नॉलेज को क्या आपके सोसाइटी के बेनिफिट के लिए क्या यूज कर सकते हैं आज और सोसाइटी के फ्यूचर के लिए। दूसरा क्या बोला है, पास्ट में कई सारे लोगों ने क्या क्वेश्चन किया, कई सारे सवाल आते थे कि भैया हिस्ट्री पढ़ के क्या होने वाला है, क्या ही चीजें हो जाएंगी, क्या करियर है। लेकिन आज बट पब्लिक हिस्ट्री हैज शोन हाउ अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री कैन हेल्प सॉल्व एवरीडे इश्यूज, मेकिंग इट मोर रेलेवेंट टू पीपल्स लाइफ। लेकिन जो पब्लिक हिस्ट्री आज ये हमें बतलाता है कि कैसे एक हिस्ट्री की जो नॉलेज है वो कैसे हमारे जो रोजाना की जिंदगी का जो भी बोलते हैं ना प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, उसको सॉल्व किया जा सकता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, मेनी यूनिवर्सिटीज नाउ प्रोवाइड कोर्सेज इन पब्लिक हिस्ट्री। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है आज जो है पब्लिक हिस्ट्री में क्या आपके कोर्सेज प्रोवाइड करती है। इंडिया में इंस्टीट्यूशन जैसे DU, दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी जो कि सातारा की है, फिर सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने क्या किया है, डिपार्टमेंट सेटअप किए सच एज द सेंटर ऑफ ऑल पब्लिक हिस्ट्री, ठीक है। आगे फिर क्या बोला गया, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजन। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखो क्या बोला, द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अनाउंस्ड बाय यूनेस्को। ये क्वेश्चन दो बार पूछा गया, मार्च 2019 और 2020 में पूछा गया। अब क्या बोला है, इट इज एसेंशियल, पहला पॉइंट है, इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट आवर कल्चर हेरिटेज फ्रॉम फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। अब क्या बोला गया है, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है कि जो हमारी कल्चर हेरिटेज है उसको हम लोग बचा के रख सके, किसके लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। यूनेस्को हैज इंट्रोड्यूस्ड गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट बोथ नेचुरल एंड कल्चर हेरिटेज, ठीक है। दे आर एट द रिस्क ऑफ डिसअपियरिंग इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशन। यूनेस्को ने अब क्या कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स क्या किए गए, इशू किए गए, जिससे हम हमारे जो नेचुरल और जो कल्चर हेरिटेज साइट है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या डिसअपियर होने से, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को गायब होने से, साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशंस को।
टू प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ दिस वैल्यूएबल साइट यूनेस्को पब्लिशेस द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट। अब यहाँ पे इन वैल्यूएबल साइट्स को क्या प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको बचा के रखने के लिए, तो यूनेस्को ने क्या किया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो एक लिस्ट है वो क्या की है, इश्यू की है। दिस लिस्ट इंक्लूड्स इंपॉर्टेंट साइट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड दैट नीड टू बी प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन। अब ये जो लिस्ट है ये इंक्लूड क्या करती है, जो इंपॉर्टेंट साइट्स है पूरी दुनिया भर में, ठीक है। अब क्यों करती है, ताकि उन सभी को क्या प्रिजर्व करके रखा जा सके हमारे आने वाली कल की जनरेशन के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्या है, द मेथड ऑफ हिस्ट्री यूजफुल इन रिसर्च ऑफ मेनी सब्जेक्ट। जो मेथड हिस्ट्री का वो आपके बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है जब कभी भी हम किसी भी दूसरे डिसिप्लिन में या फिर दूसरे किसी सब्जेक्ट में, मतलब किसी और चीज में क्या करना चाहते हैं, हम स्टडी करना चाहते हैं। तो क्या बोला है, हिस्ट्री क्या है, अगेन देखो सेम चीज आपकी रिपीट की गई है। क्या रिपीट किया गया है, हमें रिपीट करके यही बोला गया है, जो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री आपका स्टडी है किसका, पास्ट इवेंट का। एंड दिस हिस्टोरिकल इवेंट्स रिलेट टू वेरियस फील्ड्स सच एज पॉलिटिक्स, सोशल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ ए कम्युनिटी, फिलोसफी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस। क्या बोला गया है, हिस्ट्री एक स्टडी है पास्ट इवेंट का, जहां पर, ठीक है, और ये जो एंड दिस हिस्टोरिकल इवेंट्स रिलेट टू, अब जो हिस्टोरिकल इवेंट्स जो पहले हुए वो किससे किससे, पॉलिटिक्स से रिलेट करते हैं, सोशल और रिलीजियस स्ट्रक्चर जो कम्युनिटी का उससे रिलेट करते हैं, फिलोसफी से रिलेट करते हैं, टेक्नोलॉजी और साइंस से रिलेट क्या करते हैं। ईच ऑफ दिस फील्ड हैज देयर ओन हिस्ट्री ऑफ बिल्डिंग नॉलेज। हर एक जो फील्ड है उसकी खुद की एक अलग हिस्ट्री है, उसके खुद का एक अलग नॉलेज है। जो डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन एवरी फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ अवेलेबल नॉलेज। अब जो डायरेक्शन है कि कैसे आगे डेवलपमेंट होना चाहिए, अब देखो अब कोई भी फील्ड में व्हेन यू आर बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द सेक्टर, ठीक है, टिल द टाइम यू आर नॉट नोइंग विद द पास्ट इन्वेंशंस या फिर पास्ट स्टडीज, तब तक आप फ्यूचर में क्या चीजें डेवलप करनी है, क्या हमें लेकर आना, ये आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम क्या करें, हम सबसे पहली चीज जब कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में काम करें, किसी भी फील्ड में काम करें, वी नीड टू नो द बैकग्राउंड, ठीक है, द प्रीकर्सर ऑफ द फील्ड। तो ये हमें कौन बता सकता है, ये हमें हिस्ट्री बता सकती है। जब तक हम हिस्ट्री नहीं समझेंगे तब तक हमें चीजें नहीं समझने वाली है, समझे आप। नेक्स्ट क्या है, इट इज एसेंशियल टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 बार पूछा गया, कंटिन्यूसली पूछा गया है। देखो अगस्त 2022 में पूछा गया और जुलाई 2023 में ये क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, ठीक है। चलो बताते हैं क्या है। अब यहां पे क्या बोला गया, थ्रूआउट ह्यूमन हिस्ट्री पीपल हैव ऑलवेज यूज्ड डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अब जो ह्यूमन हिस्ट्री अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर बात करें तो लोगों ने अलग अलग स्टेज जो थी डेवलपमेंट पे, वहां पे अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज की। जैसे जब हम नोमैडिक लाइफ जिया करते थे तो हमने एक अलग इन्वेंशन किया, अलग टेक्नोलॉजी बनाई। जब हम थोड़े से बिल्डअप हुए, हमारे माइंड स्ट्रक्चर थोड़ा डेवलप होने लगा, सोसाइटी डेवलप होने लगी, तो टेक्नोलॉजी और अलग हो गई। और आज के डेट में हम देखते हैं टेक्नोलॉजी एकदम विपरीत है, मतलब बहुत ही अलग हमें देखने मिलती है पहले के कंपेरिजन में। वही अगर आप आगे और हम आगे बात करें फ्यूचर, आज से 3 साल बाद 4 साल बाद टेक्नोलॉजी कुछ और ही आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, नया ही आएगा, समझ में आ रहा है। तो बहुत अलग होते हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग बोथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प अस टू सी हाउ दिस चेंजेस अकर। जब कभी भी हम साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों ही चीजों को क्या देखते हैं, समझते हैं, तो हमें समझ में आता है कि चेंजेस एक्चुअली होते कैसे। ओवर टाइम न्यू एडवांसमेंट इन एरियाज लाइक एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग वेर मेड पॉसिबल ड्यू टू इंप्रूवमेंट्स इन साइंस। अब यहाँ पे जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, नए एडवांसमेंट आई आपके एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, इंजीनियरिंग में। ये पॉसिबल हुआ कि साइंस में और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट हम लेकर आ सके, उसको और भी ज्यादा हम डेवलप कर सके। स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी अलाउ अस टू अंडरस्टैंड हाउ दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट शेप्ड आवर वर्ल्ड एंड हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर प्रोग्रेस। अब जब कभी भी हमने क्या हिस्ट्री जो थी टेक्नोलॉजी की उसको समझा, उसको पढ़ा, तो इससे हमें जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो समझ में आया कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किस तरीके से हमारी दुनिया को क्या करे, शेप करे, एक नया स्ट्रक्चर देने की क्या कोशिश करे, और कैसे साइंस और जो टेक्नोलॉजी है दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड होकर क्या आगे बढ़ रही है। आगे क्या बोला, दिल्ली द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अनाउंस्ड बाय यूनेस्को। अगेन मार्च 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा गौर फरमाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए क्रूशियल हो जाता है कि हमारा जो रिच हेरिटेज है उसको हम लोग सेफ गार्ड करके रख सके, ठीक है, ताकि किससे, हमारे करंट जनरेशन से, ताकि आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी इसका क्या, इसके बारे में जान सके, इसके बारे में चीजें पढ़ सके। एडिशनली इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व वेरियस टाइप ऑफ कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज दैट आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। अब यहाँ पे एडिशनली ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या जरूरी बन जाता है कि हम क्या कर सके, हम प्रोटेक्ट कर सके
जो नेचुरल हेरिटेज साइट्स है, जो कल्चर हेरिटेज साइट्स है, उनको बचा के रख सके ताकि वो गायब ना हो, वो लुप्त ना हो जाए। ठीक है, जैसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की बात कर लो, ट्रेडिशनल नॉलेज की बात कर लो, बायोडाइवर्सिटी की बात कर लेते हैं। तो डज टू प्रमोट द प्रिजर्वेशन ऑफ दिस कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज एक्ट। तो इसी वजह से कि ये जो कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज साइट्स है, तो इनको बचा के रखा जा सके। ठीक है, इस चीज की जानकारी को प्रमोट करने के लिए यूनेस्को ने कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस इशू किए। साथ ही साथ उसी डायरेक्टिव के बेसिस पे ये क्या करती है, हर साल ये आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या डिक्लेयर करती है यूनेस्को। समझा? अब अगला क्या, क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। चलिए, क्या बोला है, व्हाट ऑब्जेक्टिव्स कैन बी फुलफिल थ्रू हेरिटेज प्रोजेक्ट्स। अब क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है जिसे हम फुलफिल कर सकते हैं हमारे हेरिटेज प्रोजेक्ट से। सबसे पहला, द गोल्स दैट कैन बी अचीव थ्रू हेरिटेज प्रोजेक्ट्स आर एज फॉलोज। चलिए, सबसे पहला पॉइंट क्या, हेरिटेज साइट्स कैन बी कंजर्व, प्रिजर्व्ड एंड डेवलप्ड विदाउट अल्टरिंग देयर ओरिजिनल फॉर्म। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम हेरिटेज साइट्स को क्या कर सकते हैं, कंजर्व करके रख सकते हैं, उनको बचा के रख सकते हैं। ठीक है, प्रिजर्व करके रख सकते हैं, साथ ही साथ उनको डेवलप कर सकते हैं बिना उनका जो ओरिजिनल फॉर्म है उसे चेंज किए बिना। ठीक है, दूसरा क्या बोला है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द लोकल कम्युनिटी एंड द चैलेंजेस दे फेस along with their current needs and expectation can be thoroughly studied। अब हेरिटेज प्रोजेक्ट की वजह से जो सोशल स्ट्रक्चर है लोकल कम्युनिटी का, जो जो चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, ठीक है, उनके करंट नीड्स क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, इन चीजों को बहुत बारीकी से समझा जा सकता है। ठीक है, प्रॉपर मेजर्स कैन बी टेकन टू इंश्योर द फीलिंग्स ऑफ द लोकल पीपल आर रिस्पेक्टेड व्हाइल वर्किंग ऑन द हेरिटेज साइट्स प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे जब कभी भी हेरिटेज साइट्स पे काम किया जाएगा, उसके डेवलपमेंट को, उसके रीडेवलपमेंट को लेकर, ठीक है, उसको कंजर्व किया जाएगा, तो उस टाइम पे जब हेरिटेज प्रोजेक्ट्स रन हो रहे होंगे तो वहां पर आपकी जो लोकल कम्युनिटी के जो लोग होंगे, उनके जो इमोशनल सेंटिमेंट्स होंगे, जो उससे जुड़े होंगे, उन सभी का क्या ध्यान रखा जाएगा। और ये एक चीज ध्यान रखी जाएगी कि किसी भी तरीके से जो उनके इमोशनल सेंटिमेंट्स है, ठीक है, जो उनका अटैचमेंट है, वो किसी तरीके से हार्म नहीं होना चाहिए, वो किसी तरीके से खराब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें, फिर क्या बोला गया, लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कैन बी एनकरेज इन दिस प्रोजेक्ट। अब लोकल कम्युनिटी का जो इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग एनकरेज कर सकते हैं, उनको हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं उस तरीके से। अब इससे फायदा क्या होता है, देखो सबसे पहली चीज, इससे एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं। सबसे पहली चीज ये हो जाती है कि जो लोकल कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट तो मिली जाती है, साथ ही साथ लोकल जब लोग जुड़ते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो लोकल कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उनका भी कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। उनका एक तरह, उनके और हमारे बीच में एक तरह का विश्वास क्रिएट होने लगता है कि जो भी चीजें ये करे, ये किसी तरीके से गलत काम नहीं करे और ये हमारे लिए बेनिफिट के लिए ही काम क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, सिस्टमैटिक प्लान कैन बी क्रिएटेड टू यूज लोकल स्किल्स क्रिएटिवली हेल्पिंग टू जनरेट मोर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। क्या बोला, हाउ कैन वी कोरिलेट अप्लाइड हिस्ट्री विद आवर प्रेजेंट। हम किस तरीके से हमारा जो अप्लाइड हिस्ट्री है उसको हमारे प्रेजेंट से हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो क्या बोला, अप्लाइड हिस्ट्री ऑल्सो रेफर टू एज पब्लिक हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री को हम पब्लिक हिस्ट्री भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये हमें कहीं ना कहीं हेल्प करता है कि हमारा जो पास्ट है, ठीक है, हमारा जो पास्ट है उसको हम किस तरीके से, उसकी जो पास्ट में जो हिस्ट्री हुई है, सॉरी पास्ट में हिस्ट्री बात ही की हो गई भाई, ठीक है, जो पास्ट में जो इवेंट्स है उससे सीख कर वो कैसे हम हमारे आज की डे टू डे लाइफ में क्या यूज कर सकते हैं। फिर इट इज स्टडी ऑफ अप्लाइंग हिस्ट्री टू बेनिफिट पीपल इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और बड़ा ऑब्वियसली बात है, अप्लाइड हिस्ट्री स्टडी है उस चीज की है कि किस तरीके से जो पास्ट में जो भी चीजें हुई है उससे हम सीख कर आज और आगे आने वाले कल के लिए उसको हम लोग इस्तेमाल कर सके ताकि लोगों का भला हो सके। We are surrounded by both visible and invisible relics of the past, which sparks curiosity to learn about their history। सही बात है, आज अगर हम बात करें हमारे इर्द गिर्द कई सारे विजिबल और इनविजिबल चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमें हिस्ट्री के बारे में बतलाती है, और वही कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक स्पार्क डालती है, एक क्यूरियोसिटी जनरेट करती है, भैया हिस्ट्री में ऐसी क्या चीजें हुई रहेंगी जो जानना बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी हो जाता है। हेरिटेज शेप्स आर आइडेंटिटी, और सही बात है, हेरिटेज हमारी आइडेंटिटी क्रिएट कर दे। आज हमारा अस्तित्व कहाँ से, हमारा अस्तित्व हमारे पास से, हमारे एंसेस्टर्स से। हमारे एंसेस्टर्स क्या हुआ करते थे, किस तरीके से संघर्ष उन्होंने किया था, क्या क्या चीजें उन्होंने की थी, ये सारी। अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ दिस एंशिएंट रिलिक्स इज एसेंशियल फॉर प्रिजर्विंग देम फॉर फ्यूचर जनरेशन। अब इन चीजों को क्या करना, प्रिजर्व करके रखना, इस नॉलेज को प्रिजर्व करके रखना, ये इसलिए ज्यादा जरूरी बन जाता है ताकि कल को जो हमारी आने वाली जो जनरेशन हो
उन आने वाली जनरेशन को भी हमारी तरह ही हमारे पास्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें नहीं पता होगा तो वो आगे आने वाली जनरेशन को ये चीज़ फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं हमारा इतिहास क्या हो जाएगा, हमारा इतिहास गायब हो जाएगा और हमारी जनरेशन को पता नहीं चल जाएगा। मोर ओवर अगर मैं बात करूँ हेरिटेज मैनेजमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं हिस्टोरियंस के लिए, आर्किटेक्ट्स के लिए, आर्कियोलॉजिस्ट के लिए, म्यूजियम्स क्यूरेटर्स के लिए और बाकी सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैंने 3 चैप्टर के पूरे कंप्लीट पीवाईक्यूज आपके लिए दे दिए। इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अब वहां से आप जाके चीजें चेकआउट कर सकते हो, चीजों को पढ़ सकते हो और कवर कर सकते हो, ठीक है। और ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि चीजों को कवर कर लो, ठीक है। आई नो छुट्टी है बट स्टिल जितनी जितनी चीजें आ रही है वो कवर कर लो। अभी फिलहाल 3 चैप्टर कवर कर लो, ठीक है। मॉर्निंग के टाइम पे आपके पॉलिटिकल साइंस के 3 चैप्टर्स आएंगे, तो वो चीजें कवर कर लेना। तो ऐसे हम हमारा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। इसके अलावा क्या करना वही बता दे रहा हूँ। इसके अलावा आपको टेक्सचुअल क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना है। अगर इतनी चीजें कर लेते हो तो मोर ओवर आपके टेक्सचुअल चीजें भी बहुत ज्यादा कवर हो जाती है, ठीक है। तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो बाय, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।